जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज हमारा लेक्चर है जी। आज इस लेक्चर में हम ना टर्म टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। सुन लो। अच्छा, टर्म टेस्ट में ना 4-5 सवाल थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था कंप्रीहेंसिव गनू कैश लिमिटेड वाला, याद है जी? गनू कैश लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो है ना, वो इंशाल्लाह मतलब सारे क्वेश्चन आपको डिस्कशन फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है जी? ऑनलाइन वालों आपके पोर्टल पे अटैच हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जी, ये तो सादा सादा से सवाल है ना। नहीं, मैं सारा बताऊंगा, इंशाल्लाह सारा बताऊंगा। आप कहता कंप्यूट द इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मशीनरी टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 दिसंबर 2023। आपने ये इंपेयरमेंट वाला क्वेश्चन IAS 36 ये पिछली अटेम्प्ट में आया था क्वेश्चन। जिस बच्चे ने ये देखना है ना, सुन ले बात गौर से, जिस बच्चे ने देखना है कि मेरी तैयारी कैसी है, जिसने अभी नहीं भी टर्म टेस्ट दिया, वो ये वाला टर्म टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करे। उसको पता चल जाएगा ये कितने मार्क्स का था, 46 का, तकरीबन आप 50 का ही कह लें। जो बच्चा इसमें पास है, इसका मतलब इंशाल्लाह पर्चे में पास हो जाएगा। फिर ये सारे इसमें रीसेंट अटेम्प्ट वाले सवाल डाले थे, गनू कैश के अलावा। गनू कैश भी रीसेंट अटेम्प्ट ही कह लें, 2-3 अटेम्प्ट पहले आए हुए। तो भैया ये रीसेंट अटेम्प्ट के सवाल थे। क्या थे? अभी जो पिछले अटेम्प्ट में आए हुए हैं जी। है हाँ, इंशाल्लाह जी। फिर भी 50% इतना ही होता है। अच्छा इधर देखें जी। अच्छा, आपने फॉर्मेट बना लेना था। आपने क्या करना था बच्चों? फॉर्मेट बनाना था। क्या करना था? फॉर्मेट बनाना था। अच्छा, जब आपने फॉर्मेट बनाना था, आपने कहना था जी कैरिंग अमाउंट इंपेयरमेंट लॉस आपने निकालना है। क्या निकालना है जी? कंप्यूटेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फला। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? कैरिंग अमाउंट चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है जी? फिर उसका कंपैरिजन आप रिकवरेबल अमाउंट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं जी रिकवरेबल अमाउंट के साथ उसका कंपैरिजन होता है बच्चों। अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा बस। ले जी, ये फॉर्मेट आपने बना लिया होगा। ये फॉर्मेट बन गया होगा सर। सवाल पढ़ते हैं। कहता जी 31 दिसंबर 19 तक जाना है, 23 तक जाना है, सॉरी। कहता मशीन परचेज की 1 जनवरी 19 पे 480 मिलियन की। कितने की? कहता कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं जी। डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं सीधा लाइन मेथड। कहता यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 8 साल। कितनी है? 8 साल है। कितनी है भाई? कैरिंग अमाउंट तो हर बच्चा निकाल सकता था। कैरिंग अमाउंट में तो मेरा नहीं ख्याल वर्किंग 1 में आ जाए जी। इधर देखें, लेकिन ना एक मसला था इसमें। क्या था? क्या था? एट द एंड ऑफ ईयर 2021, यानी 19 गया, 20 गया, 21 गया। कहता था मशीनरी हैड गॉन एंड इंपेयरमेंट रिव्यू एंड वाज कॉन्सिक्वेंटली इंपेयर्ड बाय 40 मिलियन। अब आपको पहले क्या करना था बच्चों? अब आपको किस तारीख पे चाहिए इंपेयरमेंट? 31 दिसंबर 23 पे। उससे पहले एक दफा इंपेयरमेंट हो चुकी है। इधर आए आप। अब आपने अंधाधुन 5, वैसे मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लगा के 5 सालों की इकट्ठी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालता। लेकिन भाई तीसरे साल के एंड पर क्या हुआ बच्चों? इंपेयरमेंट लग रही है, इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। पहले 3 सालों की निकाल लें। क्या करें? 480 डिवाइडेड बाय 8 जो यूजफुल लाइफ है, मल्टीप्लाई बाय 3 सालों की डेप्रिसिएशन। अब आपके पास 31 दिसंबर पे आ जाएगी क्या? बुक वैल्यू। क्या आ जाएगी बच्चों? ये बुक वैल्यू आपके पास आ गई है 31 दिसंबर 2021 के एंड पे आ गई है भाई। ये आपके पास है जी रिकवरेबल अमाउंट। क्या है? ये रिकवरेबल अमाउंट है। क्या है बच्चों? 260। ये उसने ना मेरा ख्याल है खुद बताई हुई है, शायद नहीं बताई। ये भी निकालनी पड़ेगी। नहीं, ये बताया हुआ है। कहता एंड कॉन्सिक्वेंटली इंपेयर्ड बाय 40 मिलियन। कहता एसेट आपका, ये खुद बताया ना उसने। कहता एसेट आपका क्या हो गया? 40 से इंपेयर हो गया। क्या हो गया? अब मेरे भाई जो आना है इधर वो है रिकवरेबल अमाउंट 260। क्या है? 260। इसने खुद बता दिया ना। आगे बच्चों जो 2 साल आपने डेप्रिशिएट करना है ना, आप देखें, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, तवज्जो से बात सुननी है बच्चों, तवज्जो से। अब मुझे एक बात तो बता दें, अब आपने क्या इस्तेमाल करना है? 3 साल गुजर गए, 260 रिवाइज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये 5, ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 साल। अब जाके आपके ये 3 साल और दो, ये वाले 2 साल, इनको ऐड करें। अब 5 साल पूरे हुए, 19, 20, 21, 22 और 23। आगे बच्चों कैरिंग अमाउंट आ गई आपके पास 2023 के एंड पे 156 आ गई जी। ये समझ आया ये कैसे किया हुआ है? ये समझ आ गया जी? आ गया भाई? समझिए आ गया ना। सर आप डायरेक्ट 5 सालों पे क्यों नहीं गए भाई? नहीं जा सकते ना 5 सालों पे, क्यों नहीं जा सकते बताएं? शाबाश सर जी। उधर रिवाइज बुक वैल्यू है, क्या है?
इंपेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा फिर आगे बताएं, आगे क्या है जी? अब आपके पास एक जवाब तो आ गया, इस फॉर्मेट में ये वाला जवाब आ गया सर, आगे आए जी। ये मैं पहले पढ़ लेता हूं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल तो आसान होता है ना। कहता मशीन कैन बी सोल्ड इन इट्स करंट कंडीशन फॉर नेट सेल प्रोसीड्स कितने की? 135। ये नेट सेल प्रोसीड है, क्या है बच्चों? नेट सेल प्रोसीड्स। सर जी ये जवाब आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल। उसने कॉस्ट और डिस्पोजल को माइनस करके लिखा हुआ है, आ गया जवाब? वो आ गया। अब क्या रह गया है? वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन यूज रह गया ना? ओ भाई बोलो तो सही। वैल्यू इन यूज रह गया। 2023 के एंड पे खड़े हैं, 24, 25, 26 का डेटा उसने दिया। हमने क्या निकालना है? वैल्यू इन यूज में क्या लेते हैं? कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज। कहता ये रेवेन्यू है और कहता ये रिसीट फ्रॉम कस्टमर है। मुझे बताएं आपने रेवेन्यू पकड़ना या रिसीट पकड़नी है? क्या हो गया बच्चों? कैश इनफ्लो आउटफ्लो में क्या होता है? इनफ्लो रेवेन्यू होगा या रिसीट होगी? कैश 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 रिसीट्स होंगी बच्चों। किस चीज की रिसीट पेमेंट को इग्नोर करना? किस चीज की रिसीट पेमेंट को इग्नोर करना है जी? किस चीज की रिसीट पेमेंट को इग्नोर करना है? वो ऑलरेडी कह रहे हैं, ये उसने फ्यूचर की दी हुई है। रिसीट फ्रॉम कस्टमर ये फ्यूचर की दी हुई है। बच्चों एक बात सुने मेरी, आप इस टाइम वैल्यू इन यूज का डेटा ले रहे, यही गलती पिछले टाइम के बच्चों ने की। जब बच्चे कुछ आए ना, बच्चे पेपर लेके आए और मुझे आकर उन्होंने पेपर दिखाया, मैंने उनसे पहला सवाल, 2 सवाल पूछे थे। मैंने कहा एक बोरोइंग कॉस्ट का एक एमसीक्यू आया हुआ था, वो उसमें एसेट जो था ना वो कंस्ट्रक्टेड या मैन्युफैक्चर्ड नहीं था, वो एसेट एक्वायर्ड। मैंने कहा इसका क्या ट्रीटमेंट? कहता सर सारी कैलकुलेशन की है। मैंने कहा तबा दे। अच्छा दूसरा मैंने सवाल ये पूछा था, ये कॉमन मिस्टेक थी बच्चों की। दूसरा सवाल बच्चों ने रेवेन्यू लिया था। क्या बच्चों? ये फ्यूचर का डेटा है। क्या है? 24, 25, 26 ये क्या है? वो जो रसीद आपने इग्नोर करनी होती है वो कौन सी वाली करनी होती है? वो तो उसने करनी होती है जो आपने ऑलरेडी जिसका डेटा ले लिया। ये तो बच्चों 24 है, 25 है, 26 है, वो तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री की रिसीट को आपने इग्नोर करना होता है बच्चों। क्या हो गया? ये आपने जो पैसे आ रहे हैं इस रेवेन्यू से वो लेने हैं, इनफ्लोज आउटफ्लोज। और सही है, इसको इग्नोर करना था, ये लेना था। हाँ देखो, अगर ये रिसीट ना होती तो फिर मैं इसको लेता। इस टाइम आप वर्किंग कौन सी कर रहे हैं? वैल्यू इन यूज में कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज आते हैं। क्या आते हैं? और फ्यूचर के आते हैं। किसके आते हैं? ये इनफ्लोज आउटफ्लोज फ्यूचर के दिए हैं या उसने एग्जिस्टिंग वाले पुराने दिए हुए हैं? बच्चों ये तो वर्किंग आज खुद बना रहे हो आप। दूसरा सवाल, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे। क्या थे बच्चों? इसमें से आप इस टाइम किसकी कर रहे हो बच्चों? शाबाश कैलकुलेशन इनफ्लोज आउटफ्लोज की। ये आउटफ्लोज नहीं है ये वाले, ये पेमेंट जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। बच्चों ये लेना था, इसको इग्नोर करना था। क्या करना था? वो समझ आई है बात? जो आप जो कह रहे हैं ना सर हमने तो वो जो एग्जिस्टिंग वालों को इग्नोर करना, वो तो भाई था इन्वेंटरी जो ऑलरेडी आपने कैलकुलेशन में ले ली है, वो वाला इग्नोर करना होता है। आपने अक्रूवल्स वो रिसीवेबल वो वाला इग्नोर करना होता है जिसको ऑलरेडी ले लिया। ये वो थोड़ी, ये तो फीचर का है। कौन सा है भाई? अच्छा आगे फिर आए। कहता कि ये नेगेटिव से आ जाना था आपका। कहता रीपेमेंट ऑफ लोन। मुझे बताएं हमने कभी टैक्स से रिलेटेड बातें और फाइनेंस से रिलेटेड बातें ली हैं? इन दोनों को भी इग्नोर करना था, बिल्कुल 100% इग्नोर करना था और नोट लिखना था। मतलब आप कैलकुलेशन में बेशक इस तरह हल्का सा नोट लिख लेते कि क्या उसका नाम है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हैज बीन इग्नोर्ड। सही है बच्चों? बस इतना भी लिख देते ना, ड्यू टू फाइनेंशियल, इनका ताल्लुक फाइनेंस से है, बस खत्म। आगे आए। कहता ये जो 135 आपको आज मिलेंगे ना, कहता हाउ एवर दिस अमाउंट आपने लेना होता है ना 3 साल के बाद एसेट हमारा कितनी अमाउंट का पड़ा होगा। कहता दिस अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्रीज बाय 45 मिलियन विद द पासिंग ऑफ ईच। मुझे एक बात बताएं, पहले साल बच्चों 3 साल पीछे हैं, पहले साल 135 से जब 45 डिक्रीज होगा 135 कितना जवाब आएगा? 90। फिर अगले साल जब 90 से 45 डिक्रीज होगा तो 45। अगले साल तीसरे साल के एंड पे जब फिर 45 से होगा तो नेट प्रोसीड्स क्या होगी बच्चों? बोलो शाबाश। इधर देखें,
ये देखें भाई, ये आपका जवाब था। ये प्रेजेंट वैल्यू फिर आपने निकाली होगी एट द रेट, इसने डिस्काउंट फैक्टर ने लिया, हम डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं, उसके मार्क्स होते हैं। अच्छा जी, ये आ गई बच्चों समझ। ये 145.8 है, क्या है बच्चों? अब मुझे बताओ इन दोनों में से हायर क्या है? ये हायर है 140, इसके सामने ये लिखें और बताएं इम्पेयरमेंट लॉस कितने का। ओके बच्चों, आ गई ये समझ। पूरी FAR1 के अंदर एक बात याद रखना, इनफ्लोज और आउटफ्लोज, पैसे की आनियां जानियां किधर देखनी है? सिर्फ वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में, और वो भी फीचर की। किसकी? बाकी हम अक्रूवल के मुताबिक चलते हैं हमेशा। किसके मुताबिक चलते हैं? अक्रूवल के मुताबिक। ये बात समझ आती है भाई? अच्छा, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बस एक क्वेश्चन। ये GNU कैश वाला तो आपको मिल जाएगा ना इंशाल्लाह। ये आ जाए बच्चों, इधर आ जाए, ये आसान है जरा। कहता प्रिपेयर द, ये बहुत आसान है, प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज। कहता विद नरेशंस। क्या कहता? आपने आधी आधी लाइन में बता भी देना किस चीज की एंट्री कर रहे हैं। कहता रिकॉर्डेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024। कहता जी PL कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 102 मिलियन। कितने का? कहता विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून। कहता वेयर हाउस हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ कितनी? 12 साल। कहता अपॉन कंप्लीशन 95% ऑफ द वेयर हाउस वॉज। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो वाला कॉन्सेप्ट है इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट वाला। याद है आपको बच्चों? देखो, जिधर जो चीज ज्यादा है, अगर सोल्ड सेपरेटली नहीं हो सकते, तो जो चीज ज्यादा है, चाहे IAS 16 ज्यादा, चाहे IAS 40 ज्यादा, आपने वो वाला ट्रीटमेंट करना होता है ना। कहता 95% किधर इस्तेमाल हो रहा है? कहता while the remaining 5% was allocated for admin। कहता the warehouse design, कहता उसका डिजाइन ऐसा है prohibits the sale of these portion। मैंने कहा था ना इसमें डिब्बे में जो दूसरे वाला है cannot be sold separately। अगर तो बच्चों दोनों सेल हो रहे हो सेपरेटली, फिर 95% को आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रीट कर लें और 5% को IAS 16 ट्रीट कर लें। लेकिन इधर cannot be sold, बोलो शाबाश। तो आप उसको जल्दी से जाके IAS 40 के डिब्बे को पढ़ें, जल्दी करें जल्दी। अगर सेपरेटली सेल नहीं हो सकते तो मेरे भाई फिर क्या करना पड़ेगा? फिर जो सिग्निफिकेंट है वैसे ट्रीट करना पड़ेगा। ये आपको नोट भी लिखवाया था, याद है कि नहीं याद? और चंद याद है या नहीं? और याद है बच्चों? अच्छा, अब आपने एंट्रीज करनी है 30 जून 2000 किसकी बच्चों? बोलो 24 की। यानी ये साल हमारा शुरू होगा 1 जुलाई 2023 पे। कहता ऑन 1 जुलाई 2023 डिस्कवर्ड दैट वेयर हाउस कॉस्ट मिस्टेकनली इंक्लूडेड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ 6 मिलियन इन मार्च 2022। कहता फर्स्ट, बोलो शाबाश, 1 जुलाई 2023 पे आके पता चला हमने एक कॉस्ट ना बिला वजह रिकॉर्ड की हुई है, हालांकि वो आनी नहीं चाहिए थी। 6 मिलियन से, कितने से? अच्छा, और ना ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्या है? कहता ऑल आइटम्स ऑफ PP आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड यूजिंग द। अब मुझे एक बात बताएं, जल्दी से बात बतानी है बच्चों। ये जो है जी 6 मिलियन ये वाले, अब ये जो आइटम्स हैं ये कॉस्ट मॉडल है। क्या है बच्चों? इस पर बच्चों आपने क्या किया होगा, इधर देखो, एक एंट्री तो आपने सीधी सीधी कर देनी है ना, ये वाली। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 6 से क्या हो जाएगी बच्चों? क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 से क्रेडिट होगी ना, बिला वजह आपने कॉस्ट के अंदर चीज शामिल की है। एक और मसला भी आना है, आपने इस पर डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज की होगी ना, आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी, उसको भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असल में ये एंट्री जो है ना, ये हमें ज्यादा अच्छी समझ आएगी जब हम ना IAS 8 पढ़ लेंगे अपना। क्या पढ़ लेंगे? IAS 8 पढ़ लेंगे। उस तक के लिए थोड़ा पेंडिंग कर दूं मैं IAS 8 के लिए। IAS 8 में इंशाल्लाह मजीद आप अभी पढ़ लेना, हमने ना 1-2 दिन में IAS 8 स्टार्ट करना है। बहरहाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने क्या होना है? क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन वगैरह ने रिवर्स होना है। इसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी अभी आपने, सही है ना बच्चों? अच्छा, दूसरा एक बात बताएं मुझे। कहता इसके बाद कहता पियर करेक्टेड दिस एरर मिस्टेकनली एंड आल्सो चेंज द वेयर हाउस। ले भाई, कहता अब क्या हुआ? कहता अब मॉडल क्या हो गया है बच्चों? बोलो शाबाश। आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए हैं। किस पे चले गए हैं? फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए हैं। किस पे चले गए हैं बच्चों? सर जी, और फेयर वैल्यू है 1 जुलाई 2023 पे 108 की। कितने की है बच्चों? 108 की है। कितने की है? अच्छा, अब एक बात छोटी सी देखें बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये वाली एंट्री अभी फिलहाल ना मैं रोक देता हूं, ये वाली मैं रोक रहा हूं। ये वाली मैं क्या कर रहा हूं बच्चों?
अब जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए हैं तो अब मुझे बताएं अब क्या होना है। अब आपका एसेट इस टाइम बुक वैल्यू पे पड़ा होगा। किस पे पड़ा होगा? बुक वैल्यू पे पड़ा होगा ना। वो सोल्यूशन से देख लीजिएगा बुक वैल्यू कितनी है, वो मेरा ख्याल है इधर वर्किंग से ही पता चल जाएगी। इधर देखें 102 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतने का खरीदा। कहता उसके बाद 2022 से इसकी कहता है हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की। कहता ये डेप्रिसिएशन है। कहता ये कैरिंग अमाउंट है। क्या है? कहता फिर हमें पता चला हमने तो बिला वजह एक एसेट की कॉस्ट को बढ़ाया है, हमने 6 से कम किया। और ये जो आपको 5.50 नजर आ रहा है ना, ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है। आइए सेट पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज्यादा मजीद समझ आ जाएगा। कहता अब इस टाइम आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? इसको ना सुने, इसको 6 समझ लें, 6 समझ लें, बस राउंड ऑफ कर लें। ये इस टाइम आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 88। कितनी है बच्चों? अच्छा, अब आपने इसे भेजना है किधर बच्चों? बोलो कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू कितनी है? जल्दी बोले, शाबाश। 108। कितनी है बच्चों? एंट्री बता दें जल्दी से मुझे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 20 से डेबिट और प्रॉफिट और लॉस कर लें। चलें प्रॉफिट और लॉस कर लें। प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो शाबाश। इन्होंने इधर रिटेन अर्निंग लिखा, अभी ये क्यों लिखा छोड़ें, इस बात को इग्नोर कर दें। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? प्रॉफिट और ओके भाई, ओके ना। अच्छा, फिर आगे आए बच्चों। 1 अप्रैल पे क्या हुआ? कहता ऑन 1 अप्रैल 2024 पीएल स्टार्टेड यूजिंग द एंटायर वेयर हाउस फॉर इट्स इन्वेंट्री स्टोरेज। कहता था फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन वेरियस डेट आर एज फॉलोज। अब देखें बहुत तवज्जो से बात। अब आपने इस वेयर हाउस का क्या करना शुरू कर दिया? बोलो शाबाश जी। अब आप किधर ले गए भाई जी? IS 16 से कितने ले गए भाई? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ IS 16 में ले गए। अब आप लेके गए हैं IS 16 में। IS 16 में जब आपने लेके जाना है तो पहले फेयर वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पीपी में तो कौन से वाला मॉडल है? आप देखें, इधर देखें, आपका एसेट की कैरिंग अमाउंट इस टाइम कितनी है? बोलो शाबाश। नहीं 88 क्या, 20 से बढ़ाया तो है हमने, 108 है। अब फेयर वैल्यू कितनी है बच्चों? 114। आपको क्या करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट और लॉस 8 रुपए से क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 8 रुपए से डेबिट, ये करना पड़ेगा। फिर मेरे भाई अब आपकी प्रॉपर्टी आ गई है 114 पे। किस पे? आपको पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट करना पड़ेगा 114 से और क्रेडिट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। ठीक है जी, सही है ना। आगे जाके मुझे बताएं अब क्या करना पड़ेगा। अब आइए 16 में आ गया आपका एसेट। अप्रैल मई जून 3 महीने की डेप्रिसिएशन भी इस पे चार्ज करनी पड़ेगी। ओके जी, 114 ये उन्होंने डिवाइड किया है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। किससे किया है? 10.25, मेरा ख्याल 1.75 ईयर्स लैप्स हो गए हैं। मल्टीप्लाई बाय 3/12 ये डेप्रिसिएशन चार्ज की उन्होंने। ओके भाई, ओके है। इस सोल्यूशन में ना ये वाली एंट्री बेशक अभी आप ना देखिएगा, ये वाली दो ये थोड़ी कंफ्यूज करेंगी। आइए सेट पढ़ लेंगे फिर समझ आएगी। ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये तो सादा एंट्रीज आप इंशाल्लाह खुद समझ जाएंगे। ये वाली तो कर लेंगे ना भाई, ये वाली तो कर लेंगे इंशाल्लाह। आज घर जाके टर्म टेस्ट का क्वेश्चन नंबर बोलो शाबाश 1 और 2 आपने रिवाइज करना है। और गनू कैश वाला भी आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन उसका भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एक ही लिंक प्रोवाइड करेंगे। फिर सिर्फ रह जाएगा IS 23। क्या रह जाएगा? IS 23 रह जाएगा बस, वो भी इंशाल्लाह आपको दे देंगे। ठीक है जी, कर लेंगे। ये 2 एंट्री छोड़ दीजिएगा, ये 2 एंट्री छोड़ दीजिएगा, ये वाली। उससे अगली वाली तो बहुत सादा है, वो तो आपको पता है। ठीक है हम जी ऑनलाइन वालों जल्दी से ना शाबाश ना ये फॉर्मेट बना लो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का, जल्दी जल्दी शाबाश जी। 7.1 में क्या होता है? बोलो शाबाश। हैं लास्ट रिवैल्यूएशन was performed नहीं, हम एज ऑन लिख के बाय लिखते हैं। एज ऑन बोले, पता नहीं अभी क्या है, तारीख छोड़ दें, बाय जो लिखा होगा क्वेश्चन में लिख देंगे। 7.2 क्या था जी? वो मैं कह रहा हूँ जो लिखा होगा वो लिख देंगे ना एज इट इज। ना लिखा हुआ तो फिर अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू हम खुद ही लिख देंगे। मैं कह रहा हूं वेट कर लेते हैं ना, एक दफा पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है। कंपनी का नाम भी तो लिखना पड़ता है ना। मूवमेंट इन जी, और जी ओपनिंग बैलेंस
आगे अरोज या एडजस्टेड, जी फिर भाई ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, फिर जी ट्रांसफर, हाँ हाँ नहीं नहीं ट्रांसफर के साथ डिस्पोजल लिखो ना, फिर समझ आती है भाई मेरे जी। फिर क्लोजिंग बैलेंस। भाई आपका सवाल था कोई, आपका सवाल था कोई? भाई वो है एवरेज, हमने हमेशा अकाउंटिंग में वेटेड एवरेज की बेसिस पे चलना होता है, ठीक है जी। अच्छा ये वाला जो लेक्चर है ना, ये जाना है बच्चों, जुहेर किधर है, ये टर्म टेस्ट हुआ था प्री बैच वालों का, ये उनकी डिस्कशन में भी जाएगा ये वाला पार्ट, ये ग्नू कैश वाला। तो अभी जब मैंने उनको जवाब दिया ना, ये आपके लिए इररेलेवेंट है। बस मैंने इनको इतना बताया है कि जब भी कहीं आपको अपोर्शन करना पड़े ना, तो आपने काउंटिंग के अंदर वेटेड एवरेज लेना है। क्या लेना है? अगर 10 को आपको अपोर्शन करना पड़े ना, तो डिवाइडेड बाय, और 4 साल हैं तो 4 नहीं करना, बल्कि आपने, मैं ये बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट ग्रांट का एक क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 11 है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, उससे रेलिवेंट इनको जवाब दिए। अच्छा बहरहाल छोड़ें इस बात को, यह है 7.3 had there been book value of dash would have been अमाउंटिंग टू रुपीज, भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी बनाना पड़ेगा, उन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड पीपी दोनों का, सही है ना। अच्छा एक मशवरा दें आपको, भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जब आपने नोट बनाना है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, कहीं अगर तो सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आनी, लेकिन फिर भी एक दफा देख लेना कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है जिसपे है तो फेयर वैल्यू मॉडल, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, सही है ना। फिर आपको ना वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, फिर आपको मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे लेके आना पड़ता है। ये प्री बैच वालों हमने क्वेश्चन किया था ना, आपको याद होगा, ये लंबा सारा स्कॉर्पियो लिमिटेड वाला, उसमें एक बिल्डिंग थी ना जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं थी, क्या वो था ना, कोई क्वेश्चन किया तो था ऐसा। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ ली भाई आपने? अच्छा 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 भाई इधर फोकस करो ना, इधर फोकस करो। कहता जी प्रिपेयर नोट ऑन पीपी एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन इन जीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ईयर एंड क्या है 30 जून 2022। ओके सर। दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ना है, मैं अभी ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी बनाता हूं, मुझे याद है बनाता हूं मैं। क्या था अदर इंफॉर्मेशन, कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फॉर ऑल द पीपी एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। क्या था प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के लिए ना जो मॉडल है वो रीवैल्यूएशन है या फिर कॉस्ट है, कॉस्ट मॉडल, लेकिन सिर्फ प्लांट के लिए कौन सा है? इसकी इजाजत है ना, इसकी इजाजत है ना, क्लास ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट। क्या था फॉर विच रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है जी। क्या था मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट इज ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस, वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है भाई। क्या था फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है मेरे भाई। हाँ अब एक्यूमुलेटेड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कोई फोर्सफुल तो नहीं है वो जिस पे हमें मजबूरन कॉस्ट मॉडल लगाना पड़े। अच्छा चलें बाहर जी, अब आप इधर आए बच्चों। अलिमनवर आप कपड़े चेंज करके आए हो, क्या हुआ यार? ये तो मुझे बच्चों की ये समझ नहीं आती, सुबह टाइम हो और दोपहर टाइम हो, रात को पढ़ने पर टाइम लगाओ ना यार। हाँ 2 दिन हो गए थे पहने हुए, कह रहा 2 लेक्चर लिए तो फिर मैंने कहा कपड़े चेंज कराता हूँ।
ओ भाई पढ़ लो, ना टाइम जाया करो, ना टाइम जाया करो। पढ़ लो, 10 बजे तक पढ़ो, फिर घंटा जाया कर लेना। जाओ सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो, 9 9 10 10 बजे तक, फिर 1 घंटा जाया कर लो। जाओ तो 10 घंटे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू, कल संडे है ना, आज का सारा दिन पढ़ो, कल संडे भी पढ़ो। असर के बाद नहीं, मगरिब के बाद यशी कर लो। इतना ही होता है ना। और वो, लेकिन कुछ बच्चे वो भी नहीं करते, वो कहते नहीं कल भी सारा दिन पढ़ना है। कल भी क्या करना है? सारा दिन पढ़ना है। कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट ऑफ ग्नू कैश लिमिटेड। कहता जीएल परचेज इनामुल्लाह ऐसे ही है, ये मैंने कोई मजाक वाली बात तो नहीं की ना जी। कहता जीएल परचेज तैमूर नहीं ऐसे जी, जीएल परचेज आप लोग के नहीं ऐसे, जीएल परचेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ₹340 मिलियन। कहता कितने का? ऑन 1 जनवरी 2021 पे। हमारा साल कब से शुरू हो रहा है ये देखो जरा, 30 जून 2022 एंड है। ये बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना बच्चों। आपने ये सवालों में ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। 1 जुलाई 2021 पे स्टार्ट होगा भाई, ठीक है, सही है ना भाई? अच्छा, कहता हमने प्लांट कब लिया जी? 340 मिलियन का, और उसने बता भी दिया इस पर रीवैल्यूएशन मॉडल है, ये IS16 है। कहता ऑन डेट द प्लांट हैड एन एस्टिमेटेड लाइफ, कहता कितनी है जी? 13 साल, और रेजिडुअल वैल्यू 60 मिलियन रिस्पेक्टिवली। द रीवैल्यूड अमाउंट एंड रेजिडुअल वैल्यू वर एज फॉलोज। ओके सर। अच्छा जी, अब कहता फिर है जी वेयर हाउस का डेटा, और तीसरे नंबर पे आके जी ये प्रॉपर्टी। अब ना 3 चीजें हैं, क्या हैं? 3 चीजें हैं, सबको अलग अलग लेके चलो। मैं सबसे पहले किसको सॉल्व कर लूं, आपकी मर्जी है। 3 ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन में, ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन में डेटा क्या है? 3 ट्रांजैक्शन है। कितनी है? मैं तरतीब से शुरू कर रहा हूं, कोई इसमें मुश्किल तो नहीं है। ये प्लांट बताओ जी, प्लांट IS16 है जी, प्लांट IS16 है। उसमें मॉडल बताओ कौन सा है? शाबाश, छा छू गए हैं। डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग बना लो, बना लो भाई, हिम्मत करो, शाबाश। और याद रखना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला नोट ना बनाना भूल जाना। मैं वेट किस चीज का कर रहा हूं? डेट। असल में ना पोस्ट बैच में ना थोड़ा टाइम कम होता है, वरना जूते लगाने को मेरा दिल बहुत कर रहा है। डेट डिस्क्रिप्शन जी, आगे प्लांट, आगे ठीक है जी। अच्छा जी, प्लांट लिया कब? 1 जनवरी 2020। अच्छा जी, 21। कॉस्ट कितनी है जल्दी से बताओ? 3। और ये बात याद रखना, हमारा सवाल शुरू कहां से होना है? 1 जुलाई 21 से। याद रखना, इस बात को याद रखना, भूलना नहीं है जी। और ये भी बात आपको पता है भाईजान, अगर कॉस्ट मॉडल है तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की ओपनिंग पे कॉस्ट आती है, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो रीवैल्यूड अमाउंट आएगी। ये याद रखना जी। भाई 30 जून 2021 पे आए जी भाई। 30 जून 21 ईयर एंड है ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 340 माइनस उसने रेजिडुअल वैल्यू 60 कहा हुआ है, डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 6/12। जी बताओ भाई, हैं 11। अच्छा जी, और ये आ गया 329। 30 जून 2021 पे मेरे भाई ये है बुक वैल्यू। आ गई भाई? आ गई सर जी, चलें। अच्छा बहरहाल हम तो 21 का नोट नहीं बना रहे ना, हमने तो 22 का बनाना है। हाँ ओपनिंग निकलेगा, लेकिन अभी तो रीवैल्यूएशन भी है ना जी। बताओ रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 30। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी भाई? 304। कितनी सर जी? 30 जून 2021 पे मुझे बता दें, ये लॉस है क्या है? कितने का? ये रहा। सरप्लस तो नहीं है, ये डायरेक्ट किस में चला जाएगा? लें सर जी,
ओके सर जी, हाँ ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब एक बात और मुझे बता दें, एक बात तो बताएं बच्चों, एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे आप दो काम करते हैं। पहला काम आपने क्या किया होगा, अगर मैं इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, बात सुनो, इधर मेरी बात सुने, अगर मैं पिछले साल का भी नोट बना रहा होता, अगर मैं पिछले साल का नोट बना रहा होता तो एडिशन में अभी मैं रेस कर दूंगा, मैं रेस कर दूंगा, फिर एज्यूम करो मैं पिछले साल का नोट बना रहा हूं 21 का, मैंने एडिशन में कितना लिखना था, इधर बताओ, 340, 340 ऐसे ही, यदि थोड़ा इधर कर लेता हूं 340, फिर मैं क्या करता, इस पे डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करता, 11 जी, किधर है, तो यार फिर करवाओ ना यार, अब 30 जून 21 पे एस्टिमेट का भी चेंज है भाई, तो फिर बताओ ना, ये है 54, क्या है, अच्छा जी, ये कितना आया भाई, चेंज हो गया ना फिर भी सारा जी, बोलो भाई, कर ले कैलकुलेट, फिर भी इधर कितना ने, अच्छा ना करो यार, ये है 54, कितना है, अब ये 6 महीने गुजरे हैं यार, अभी तो देखो ना, अभी तो इधर 6 महीने गुजरने के बाद इधर तो 13 ही करोगे ना, ऑनवर्ड्स करोगे ना, अभी तो कॉस्ट है ना आपके पास, अभी तो बुक वैल्यू चांद नहीं है ना, अभी तो पहली दफा कर रही हो ना, आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, इधर इधर सर बुक वैल्यू आनी थी, आज बुक वैल्यू भी तो वही है ना गुड्डू। अच्छा आगे आए, इधर आओ जी, इधर आओ जी, इधर आओ, हाँ चेंज इन एस्टीमेट है, लेकिन आज पहली दफा एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना, उधर ही मसला आ गया, ले सर जी, इधर मैं फिर 11 रुपए रिकॉर्ड करता, और क्या करता जल्दी बोलो, अब रिवैल्यूएशन की दो काम करता, पहला एलिमिनेट करता, अब इधर 11 ये, अच्छा एक है जुबानी जुबानी समझाना कि हमने ऐसा किया होगा, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं इसको रेज कर दूंगा, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ये वाला समझ आ जाएगी ना आपको, इधर से 11 से क्या कर दूंगा, ये मैं ऐसे करता, और क्या करता मैं बताओ, ये रीवैल्यूएशन लॉस 25 का मैं क्या करता जी, इधर नेगेटिव करता, क्या करता बच्चों, सरप्लस में कुछ नहीं जाना, सर जी इधर बताएं क्लोजिंग कितना आता, और सर इधर तो इस डिब्बे का क्लोज, इधर तो देखो ना एलिमिनेट सारा कुछ हो गया, ये 0 था, बुक वैल्यू कितनी आती, ये मैं पिछले साल में ऐसा करता, अच्छा मुझे कितना टाइम लगा, ये मेरा ख्याल है मुझे 1 मिनट लगा होगा, आप भी पेपर में यही काम कर लीजिएगा, जुबानी ना सोचिएगा, आप जुबानी ना सोचिएगा, जब हम जुबानी जुबानी ये मैं समझाता था ना, तो तकरीबन मेरे 4 से 5 मिनट लग जाते थे समझाने में, टाइम नोट करता था मैं, अब जब से इस सेशन में मैंने ये शुरू किया ना, अब यकीन करें 1-1.5 मिनट में बच्चा समझ भी जाता है और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, और टाइम भी सेव हो गया, तो आप भी पेपर में यही कर लीजिएगा, नहीं समझे भाई, रफ वर्किंग में ये कर लीजिएगा, इधर देखो अब, या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, आपका आपको इतनी चीजें आपको जुबानी याद हो, भाई ये देखो ये 304 अगले साल में इधर ओपनिंग बन जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो 0 है, या फिर इसको याद कर लो, इस बात को या फिर याद कर लो, सोचना नहीं है पेपर में जाके, ये मैं आपको बता दूं, सोचना नहीं है, चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मैं अब आप इसको रेस कर रहा हूं, अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, ये लो, जी मेरे भाई, अच्छा जी जी, अब आप आए 30 जून 2000, ओ यार ये तो जगह का मसला बनना है, 30 जून 2000,
जी भाई 304, इधर देखो भाईजान, इधर देखो, इसको एस्टीमेट को शुरू में लेके आना है आपने। मैंने आपको पहले भी ये समझाया था, ये पियानो लिमिटेड वाले सवाल में भी था पॉइंट, पीकेआर लिमिटेड वाले में भी था, और एक 3 सवाल थे इस तरह के। जब पता चल गया, आप गलत बेसिस पे ना चार्ज करो, ये ना समझो कि ये इधर है तो इधर करेंगे, नहीं यार। जब आपको पता ही चल गया है कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो गलत है, तो उस एस्टिमेट को आज अपडेट ना कर दें शुरू में, या गलत बेसिस पे चार्ज कर दें डेप्रिसिएशन। जी माइनस करो भाई, बताना। अच्छा, अब आपको रिमेनिंग लाइफ जो भाई ने कहा वो निकालनी पड़ेगी। अब आपने 6/12 यानी 0.5 ईयर्स पहले ही एसेट को डेप्रिशिएट किया, अब 13 नहीं होगा। और इसको भी थोड़ा कम करो, 25 डिवाइडेड बाय ये, इधर तो मेरा ख्याल है ये मैंने कर लिया, इधर आ जाएगा 23। इधर बताओ भाई 21 कितना भाई, और ये बताओ यार, ये आ गया बुक वैल्यू कितनी। अच्छा जी अच्छा, एक काम तो कर दो ना जल्दी से, एक काम तो करो भाई, एक काम तो करो जल्दी से। वो काम ये है भाईजान, ये डेप्रिसिएशन तो किताबों में रिकॉर्ड करो कितनी। उधर कुछ नहीं जाएगा चांद। ओ गुड्डू, सरप्लस नहीं है, लॉस है जी। आप जल्दी से रीवैल्यूड अमाउंट बताओ। ये तो सरप्लस आ गया, कितना भाई, 315। हाँ कितना, 32 का क्या आया, जी। अब देखो भाई ने कहा सारे काम जिंदगी से चले गए, थोड़ी सी खुशियां, मुस्कुरा थोड़ा सा, इतना नहीं मुस्कुराते जी। इधर बताओ ना अब कितना आएगा। कल मैंने कहा था यार आ जाना, क्या उसका नाम है, लेक्चर के बाद डर गए थे फिर। भाई सवाल पूछो ना आके जी। टाइम थोड़ा होता है इसलिए, वरना आपको बातों के जवाब तो देते जाएं साथ साथ जी। इधर बताओ इधर, हाँ इधर 9 आना है जी। आज ना आना, आज ना आना, आज मैंने निकलना है फौरन। अच्छा जी, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह जी। जिसका भी मसला हो वो आ जाया करे। 2:15 से लेके 2:40 तक ना मेरा ब्रेक टाइम होता है, ठीक है, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं आके। अच्छा जी, हाँ जी, कॉन्फिडेंट रहे। अच्छा इधर जल्दी से बताओ। अच्छा टाइम थोड़ा ना बातों में लगाओ, लेट हो जाना, मैंने जाना कहीं। इधर देखो, ये इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, चुप हो जा, इधर देखो, इधर देखो। अच्छा भाई इधर देखो। अच्छा अगर सवाल भी पूरा ना हो सका ना, मैं इधर ही छोड़ दूंगा फिर क्वेश्चन, ठीक है, फिर तसल्ली से करेंगे क्वेश्चन। अच्छा इधर देखो, ओ भाई इधर देखो, दान ना निकालो। मेरे ये कहने का मतलब है कि भाई देखो ना, ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में मैं चीजें करवा दूं, समझ ना आए, वो फिर ट्रांजैक्शन बाद में कर लेंगे, कोई नहीं। इधर देखो, इधर देखो भाई, अब मुझे बताओ, ये है रीवैल्यूएशन, क्या है। आप 2 स्टेप्स बताओ, जल्दी करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी पड़ेगी भाई, किताबों में है कितनी, और इधर जी ओके जी। एक और स्टेप करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ, भाई बस इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो कितना है, वो कितना है जी। अच्छा अब मेरी बात सुने, वो है 32। अब तरतीब से चलना है भाईजान, ये आ जाएगा एसेट वाले कॉलम में, तरतीब से। और रोज में देखो कितना आएगा, शाबाश, वेल डन, छू गए हैं जी। ये आएगा भैया प्लांट का। और आपको मजे की बात, कंपैरेटिव में लिखना तो चाहिए, लेकिन कंपैरेटिव में तो है ही नहीं। ओपनिंग में 0, इधर आएगा 9। ओके सर। अच्छा अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होनी भाई, साल के एंड पे है ना रीवैल्यूएशन। हाँ अगले साल से फिर कम करना शुरू कर देंगे आप लोग। एक बात बता दें मुझे,
ये ट्रांजैक्शन पूरी हो गई है, इसको पूरा कर दो, इधर देखो, इधर देखो, इसको क्लोज भी कर दो। भाईजान डिस्पोजल नहीं है, क्लोजिंग बता दें कितना सर जी? 300, और इधर भी जीरो ही आएगा। बुक वैल्यू देखो कितनी होगी, 31, जो रीवैल्यूड अमाउंट है, क्योंकि एंड पे है ना, साल के एंड पे है। अच्छा इधर बताओ बच्चों ये क्या है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है 12.5 ईयर्स। जिस साल, जिस बेस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हम भाईजान कदरदान एंड मेहरबान उसी बेसिस पर क्या करते हैं बोलो, यूजफुल लाइफ वाला वो लिख देते हैं। ओ माय गॉड, एक चीज रह गई। अच्छा इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन में उसने नहीं लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा तसल्ली से कि किस बंदे ने वैल्यूएशन की है, ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ना उसकी। तो मैं इधर पर लिख दूंगा अपनी तरफ से अच्छा ये तो अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा, लास्ट रिवैल्यूएशन की तारीख तो पता है ना आपको, एज ऑन, मैंने आपसे अर्ज की थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तारीख नहीं लिखनी। अगर लिख देंगे तो गुनाह कबीरा नहीं है, लेकिन बेहतर है ना लिखें, बेहतर है, वो नहीं लिखता ना, स्टैंडर्ड में है 30 जून, वो भाई इंप्लाइड है किसी तारीख पे, साल के एंड पे होनी है 30 जून 2022। बाय बोलो शाबाश, नहीं बताया तो आपने दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के 10.1 में भी यही लिखना है, फिर बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, बस ठीक है। ओके सर, सर जी इसको भी क्लोज कर दें, इसके सबसे ज्यादा नंबर इस ट्रांजैक्शन के है ना, इसका इंपैक्ट हर जगह पे है। हैड देयर बीन, ये भी फौरन बताएं, अगर मेरे भाई ये वर्किंग से पता चल जाएगा सर जी, अगर 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 कॉस्ट मॉडल होता तो ये सरप्लस ना आता, खत्म बात खत्म। अच्छा अगर आपके पास टाइम हो ना, आज या कल जरा प्रूफ तो करना लंबे वाले तरीके से, ये ना आया तो फिर कहना, लेकिन रहने देना, चले कर लो यकीन। मैंने वैसे सारे किए हुए हैं मेरे भाई, मैंने एक एक सवाल अपने हाथों से किया है, तो आप तसल्ली रखें इंशाल्लाह जी। टाइम हो तो किसी दिन आ जाइएगा, आपको वो सारा सॉल्व कर देंगे जी। जी जी फैम वाले में भी नहीं होगा, वो भी प्रूव कर दूंगा इंशाल्लाह जी। कहता जी बुक वैल्यू वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, ये आएगा 315 माइनस जी। बहरहाल आपने पेपर में यही करना है, ठीक है, इंशाल्लाह यही जवाब होगा जी जी। नहीं मार्क्स इसके अच्छे, इसके 1 नंबर होगा इसका, हाँ जी, और पूरा टक। आगे आ जाए भाई, आगे पढ़े जी। कहता ए फेयर वैल्यू ओन्ड बाय जीएल वाज गिवन ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2022, हमारे वाले साल में, हमारा साल है ना, यानी 6 महीने। अच्छा ऑन रेंट का मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लग रही है, लेकिन मसला है प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन द यूज ऑफ, सर जी ये कहां से कहां, IS 16 से IS 40। ओके सर। अच्छा मजे की बात यह है, उसने बता दिया इसमें कॉस्ट मॉडल है IS 16 में, एक्सेप्ट प्लांट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ना 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 ना, इधर तो फेयर वैल्यू मॉडल है यार, एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 5, और एक स्कॉर्पियो लिमिटेड वाले सवाल में भी एक ट्रांजैक्शन ऐसी थी, मेरे ख्याल तीसरी चौथी। पहले रीवैल्यूएशन करो फिर बेचना पड़ेगा ना जी जी। कहता लेकिन देखते हैं क्या हुआ, इधर देखते हैं क्या हुआ। कहता द वेयर हाउस वॉज एक्वायर्ड बाय GL ऑन किस तारीख पे, 1 जुलाई 19 पे, एट अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या बच्चों, अब आप शॉर्टकट लगा के भी वो कर सकते हैं, बहरहाल देख लें, अगर शॉर्टकट लगाना है तो वो भी हो सकता है, लंबे वाले तरीके से करना है वो भी, बहरहाल उससे कर लेते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन का भी इंपैक्ट लेना है ना। फिर शॉर्टकट से भी हो सकता है, डायरेक्ट बुक वैल्यू लिख दीजिएगा। कहता फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस, सर जी इधर उसने आपके लिए ना आसानी की है, उसने ये फेयर वैल्यू 206 आपको खुद दी है, यही आपकी क्या है बच्चों, रीवैल्यूड। अब आपको रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी ना, रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी ना, आपने IS 16 से IS 40 पे जाना है,
और उधर फेयर वैल्यू मॉडल है, इधर कॉस्ट मॉडल है, कन्फ्लिक्ट है। अब जो दरमियान में बुक वैल्यू का और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, सर जी आपको ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन करनी पड़नी है, सरप्लस में लेके जाना पड़ेगा, सही है ना, या लॉस में। बहरहाल इधर आए, वर्किंग नंबर 2 खोल ले, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट डिस्क्रिप्शन, आगे जी, आगे सर जी, भाई ये याद है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 थी यार मेरा ख्याल है, और उसमें बड़े वाले सवाल में जिसमें 8-10 बिल्डिंग्स थी उसमें भी ये वाला पॉइंट मौजूद था। हाँ बरकत मार्केट था, नहीं बरकत मार्केट नहीं था। अच्छा इधर आए जी, 1 जुलाई 2019, आप शॉर्टकट से भी कर लीजिएगा, वो ज्यादा मेरा ख्याल बेनिफिशियल है। बहरहाल इधर कॉस्ट बताएं कितनी है जी, 30 जून 20 पे जाके मुझे बताएं डेप्रीसिएशन है 200 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना आया यार? 1 जुलाई 19 नहीं है क्या, या जैन है? चांद सही कर रहे हैं, चांद सही नहीं है, सही नहीं है ये बुक वैल्यू। फिर 30 जून 2, आप शॉर्टकट से भी कर सकते थे ये, 180 मल्टीप्लाई बाय 10, 18 होता है ना, कितना? कितना जी? बुक वैल्यू कितनी आ गई भाई? अच्छा अब आगे क्या करूं, 6 महीने तो इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ना। 1 जैन 2000 बोलो 22 में जाके बच्चों का ट्रांसफर है ना, 30 जून 2000 बोलो, नहीं सॉरी 31 दिसंबर कर लेते हैं। क्या है इसमें डेप्रिसिएशन? आप बताएं बच्चों, 162 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, याद रखना, मल्टीप्लाई बाय 6/12, इसलिए बुक वैल्यू पर 8 लगा रहा हूं जी, है 8.1, मैं 8 कर देता हूं ना, ये आ जाएगा 154। ये है बच्चों क्या, बुक वैल्यू। ओके है सर जी, ओके है सर। एक बात बताएं अब आप, एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ जल्दी से, इधर देखो, एक बात बताओ, इधर देखो सर, इधर देखें भाई साहब, इधर देखो प्लीज, इधर देखें सर। यार हमने ना ओपनिंग में भी लिखना है कुछ, यानी अपना साल फर्स्ट, बोलो शाबाश, 1 जुलाई 21 से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 2021 से, ऐसे ही है। और ये कॉस्ट मॉडल है, क्या है, इसकी कॉस्ट तो चेंज नहीं होनी ना। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो वो लिखता, इधर मैंने आना है प्लांट, और इधर क्या लिखना है, वेयर हाउस। ओपनिंग में क्या लिखूंगा इधर मैं, साल, हमारे वाले साल के शुरू तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 सालों की, 20 और 18। यार ये तो हमारे वाले साल की है ना, 6 महीने की, 30 जून 2020 तक की डेप्रिसिएशन, यानी 2 सालों की। ये 6 महीने की तो हमारे साल की है ना, नहीं सॉरी 30 जून 21, बाकी ये जो 6 महीने हैं दिसंबर तक 21 के, वो तो हमारे वाले साल की है। सर इधर मैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखने लगा हूं 38। एग्जामिनर को समझाना है तो समझा दें, 20 + 18 ये किया मैंने, 20 और 18 कितने होते हैं, 38 होते हैं, मेरा तो ये ख्याल है, हमारे उस्तादों ने तो यही बताया था यार, 20 + 18 38। अच्छा भाई मेरे हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, इधर लिख दूंगा मैं। अच्छा वर्किंग का रेफरेंस दे दें एक ही दफा, वर्किंग 2 इधर, हाँ दे दें बेशक, वर्किंग 1। ओके सर, ओके सर। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल 5 याद करो ना। इस 1 जैन कर लेते हैं, क्या
1 जनवरी 2000 बोलो 22 पे रीवैल्यूड अमाउंट। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, सुन लो ना, इधर सुन लो ना एंड वालों, ओ भाई सुनो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कॉस्ट मॉडल है लेकिन ये ट्रांसफर है। ट्रांसफर की वजह से भाई हमेशा याद रखना, अगर आगे फेयर वैल्यू मॉडल है तो आपको पहले रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, याद रखना इस बात को। सर बताएं तो इधर कितना आया जी, ये है जी रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितना भाई, और सरप्लस वाले कॉलम में भी यही चला जाएगा। ओके सर, ओके सर जी। सर अब आपने कॉन्सेप्ट्स को ना भूलें, आप कॉन्सेप्ट्स को ना भूलो बच्चों, कॉन्सेप्ट्स ना भूलो। देखो आज तक किताबों में पहला स्टेप एलिमिनेशन वाला, कौन से वाला, आज तक किताबों में कितनी डेप्रिसिएशन है इधर से भी पता चल जाएगी, 38 + 60, इधर से भी देख लो 20 18 8 कितनी 46, ठीक है जी। इधर से नेगेटिव ये, और बच्चों ये ट्रांसफर ये नेगेटिव। ओके सर, ये स्टेप 1 होता है ना एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे। आगे बताओ अब क्या करना है, सरप्लस, आगे सरप्लस कितना, तरतीब से चलना है भाई, तरतीब से। एसेट वाला कॉलम क्या हो रहा है 52, और भाई और जी इधर मैं लिखूंगा वेयर हाउस, ओपनिंग नहीं है भाई, अरोज कितना है, ओके जी, ओके डन, कोई मसला। अब भाई अगर आपके पास वो सवाल है कॉर्पोरियो लिमिटेड वाला इस तरह का, उसमें जाके देखें मैंने आगे क्या किया था। इधर 1 जनवरी 2022 पे मैंने कहा था ट्रांसफर क्या इनटू, मैंने कहा था इसको तो खत्म कर दो ना, लेकिन इसको आप 52 को खत्म नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये डिस्पोजल की तारीख पे एक ही दफा जाएगा। याद है आपको, याद है जी, ये खत्म कर दो ना 206, 206 क्या कर दो। अब आप इधर देखो जी, इधर देखो, अब आप कहेंगे सारे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को तो आपने खत्म नहीं किया, उस बेचारे को क्या गोली मार दें, अब उसमें तो पड़ा ही 0 हुआ है, आपने एलिमिनेट कर तो दिया उसको। अब आपने इधर क्या करना है, इधर आ जाना है आपका ट्रांसफर जो दूसरे स्टैंडर्ड में जाना है, इधर लिख लें बेशक आईपी, इधर वही होगा एसेट आपका क्रेडिट, IAS 16 क्रेडिट। अच्छा अब ना आप सोल्यूशन खोल लें जल्दी से, हाँ ट्रांसफर आउट होगा इधर से, ठीक है, ट्रांसफर इन / आउट। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला नोट खोल लें जरा, उसमें आना है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, सोल्यूशन खोल लें, एडिशन, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, सोल्यूशन खोल लो ना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फिर मेरे भाई क्या आना है ट्रांसफर इन या आउट। उसमें जाके नोट में देखें वेयर हाउस की हेडिंग बनी हुई है भाई, ओपनिंग में आंडा, ओपनिंग में क्या मेरे भाई आंडा, एडिशन में आंडा, डिस्पोजल में आंडा। हाँ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में भी सब्र कीजिएगा, बताता हूं जो कह रहा हूं उधर देखना है बस भाई। 206 से ट्रांसफर इन है, आ गया ना सर, आ गया नोट में नजर। सर एक और काम देखना है, अब यह है फेयर वैल्यू मॉडल, क्या है सर जी फेयर वैल्यू मॉडल। इसकी फेयर वैल्यू देखें साल के एंड पे कितनी है, रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे सर 206 से बढ़ के 62 कितने में चला गया 214, 8 रुपए से आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आप कैसे 214 पे चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट, आगे सर। अब नीचे जाके देखें इस वाले सवाल में ना GNU कैश में, सर जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, यही आपकी बुक वैल्यू है, और आगे आके मॉडल देखें जी फेयर वैल्यू मॉडल है, क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जरूरत। एक छोटी सी बात और सुन लें, 10.1 में आए और जाके देखें, इधर आपने लिखना होता है, बोलो शाबाश, द फेयर वैल्यू वॉज डिटरमिन्ड बाय, नहीं बताया, बिल्कुल सेम, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ये तारीख नहीं लिखनी,
10.2 में लिखना होता है आपने लीज रेंटल, ये देखें इसने बताए हुए, अभी जितना कहूंगा उतना देखना है। इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 3 भी है, उसमें आपने लिखना है, ये देखें किधर गया, कहता रेंटल जो लिखा है इसने वो लिख दें, आप लिखते हैं वैसे लीज रेंटल अर्न्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 एज इट इज स्टेप में। इस वाली ट्रांजैक्शन से कितने हैं, आउट ऑफ विच 6 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब आपको 4 लिखने पड़ेंगे या 10 ही, भाई आप अक्रूवल की बेसिस पे चलेंगे, सही है सर। आगे लिख देंगे वाई डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर अमाउंटिंग टू रुपीज इतना। अब उसने नहीं लिखा तो वो हमारा मसला नहीं है कि लिखा हुआ है वो हमारा मसला नहीं है, उसने गिवन नहीं किए, हम ये लिख देंगे और आगे खाली जगह छोड़ देंगे। ओके मेरे भाई, ठीक है सर। हाँ आगे ना अभी अमाउंट्स आपने सिर्फ ये लिखनी है, तीसरी ट्रांजैक्शन भी है क्वेश्चन में, तीसरी ट्रांजैक्शन भी है, वो मैं आपको टोटल करवा देता हूँ। फिलहाल मुझे ये बता दो, इस वेयर हाउस को क्लोज करना है मैंने, भाई इधर आंडा आएगा। जब आपने ट्रांसफर ही कर दी तो लॉजिकली मुझे बताएं इधर आंडा ही आना है ना सर जी, इधर बताएं इधर भी आंडा ही आना है, आप करके देख लो। आप इधर देखो बच्चों, इधर देखो जी, इधर आना है बच्चों और रीवैल्यूएशन मॉडल। असल में तो था कॉस्ट मॉडल क्या, लेकिन आपको मजबूरन किस मॉडल पे लेके जाना पड़ा, रीवैल्यूएशन मॉडल पे। और एंड पे जाके देखना है कि एंड वाला काम हमने कौन सा किया, वो रीवैल्यूएशन मॉडल वाला किया है। कौन से वाला किया है, हाँ लेकिन इस पे कुछ अर्सा डेप्रिसिएशन भी आई है, वो कितने परसेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और क्या है बच्चों 10% रेट है। अगर कॉस्ट मॉडल लिखा किताब में तो सही कर लें प्लीज। किधर भाई मेरे, एंड पे जाते जाते कुछ देर आपका एसेट कॉस्ट मॉडल पे रहा, लेकिन एंड पे जाते जाते किधर है, तो किसको देखना चाहिए, एंड वाले को, शुरू वालों को, शुरू वाले को, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। जी जी क्या, उसमें क्या नहीं किया था, कल हमने नोट तो नहीं बनाया था मेरा ख्याल है। कल तो हमने सवाल ही नहीं किया था, कल तो हमने थ्योरी पढ़ी थी हैं। हाँ हाँ रिवैल्यूएशन नहीं लिखवाया होगा मैंने, उसमें रिवैल्यूएशन ही लिखवाया मैंने हैं। वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल था ना, वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो उसमें मैंने नोट उसका बनाया था हमने नोट, उसका तो नोट ही नहीं बच्चे बनाया हमने, मेरा ख्याल है। आप पहले देखिए वो प्रॉपर्टी कौन सी है, गवादर वाली, लेके नहीं गए थे बच्चे, वो था ही उस पे, सब पढ़ लें उसको। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर कहता था फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन गवादर रेंटेड टू इतना हैव नेवर बीन डिटरमिनेबल। कहता नहीं पता, कहता दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ये एट अ कॉस्ट ऑफ ये 8 टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ इतनी है जी। इसने एक नोट लिखा था, कहा था उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू। कौन सा मॉडल है, लेकिन अगर किसी भी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू हमें नहीं पता तो अब क्या करें, उसे ले जाएं कॉस्ट मॉडल पे। अब देखें यही वाला रूल अप्लाई करें, एंड पे जाते जाते मुझे बताएं, अब फेयर वैल्यू मॉडल लिखना है तो वैसे फेयर वैल्यू मॉडल ही, लेकिन आपने उसका ट्रीटमेंट कौन से वाला किया है। तो एंड पे जाते जाते देखें, जिधर मैंने नोट बनवाया होगा, मेरा गालिब गुमान है मैंने इधर कॉस्ट मॉडल लिखा होगा, मैंने इधर फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लिखवाया होगा, अगर किया तो मैंने गलती की होगी। कॉस्ट मॉडल मुझे अच्छी तरह याद है, ये तो मैंने ये चीजें जो है ना, ये मैंने IKF की उससे सारी किताबों से सर्च की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पे ट्रस्ट रखें आप मुझ पे। इधर मेरा गालिब गुमान है कि मैंने कॉस्ट मॉडल ही लिखवाया होगा।
कॉस्ट लिखा था ना, इधर बच्चों रीवैल्यूएशन मॉडल आना है। देखें मैं ना एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। एक बंदा है जी, उसने मैं ना आपको जरा थोड़ा कंपैरिजन के लिए एग्जांपल दे रहा हूं ये वाली। एक बंदा जो कि 60-70 साल का है, उसने वो भी मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन एंड पे जाते जाते उसने कलमा पढ़ लिया, उसका खात्मा ईमान पे हुआ। खात्मे को देखना है, शुरू वाली चीजों को नहीं देखना। इसका खात्मा रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल आएगा, ये याद रखिएगा हमेशा इस बात को, ठीक है जी, ठीक। अच्छा जी, आगे आ जाए भाई, आगे मेरे भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आखिरी बिल्डिंग देखो जी, आखिरी ट्रांजैक्शन देखो, तवज्जो से, तवज्जो से। क्या था? जीएल एक्वायर्ड आ प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग 3 शोरूम्स। कितने बच्चों? एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ, अच्छा इसका मतलब है एक शोरूम की, शो मारने वाले रूम की कॉस्ट कितनी है? 300 रुपया, 300 मिलियन, ऐसे ही है ना। कहता जी ऑन 1 अक्टूबर 2021, कब बच्चों? 1 अक्टूबर 2021, यानी हमारे वाले साल में, याद रखना हमारे वाले साल में। ये चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाओ, चाहे IAS 16 का, इसे एडिशन के तौर पर दिखाना है आपने। कहता 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। कहता जी इसमें से 40% हिस्सा किसका है? और मैं आपको बता दूं, इसमें ना मेरे भाई, ओ भाई हुदैफा, ओ तूने गप्पों में लगा दिया अली नंबर, सबको चुप हो जा। इसमें से ना, सुनो बात, मेरा ख्याल है 1-2 प्रॉपर्टीज IAS 16 के मुताबिक डील होनी है, और एक मेरा ख्याल है लीज रेंटल के लिए है, तो वो IAS 40 है। जब आपने IAS 16 में जाना है, किस में जाना है? तो भाई क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन आनी है? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस ट्रांजैक्शन में। और दूसरा, आंखें भी खोलनी है, आंखें भी खुली रखनी है कि भाई कितनी बिल्डिंग्स हैं, सही है ना, कितने शोरूम हैं, ये भी देखना है 3, और उसमें से कितने IAS 16 में है, बस ये एक छोटा सा पॉइंट है। कहता इधर आ जाएंगे, कहता ईच ऑफ द शोरूम कैन बी लीज्ड आउट सेपरेटली एंड हैज अ लाइफ ऑफ 15 साल। कहता विद नो रेजिडुअल, कहता GL इज यूजिंग एक शोरूम फॉर इट्स, सर ये बता दें कि फॉर इट्स ऑन प्रोडक्ट्स IAS, while other showrooms were held to be leased out। ये क्या है सर? कहता on 1 March the 2 showrooms were given on monthly rent। ये बात तो छोड़े ना, अभी तो 900 के 2 हिस्से बना दो, 600 चला जाएगा। एडिशन में किसकी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसमें आपको लैंड और बिल्डिंग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में जाएं, 600 रुपए आपको एडिशन में नजर आएगा। आ रहा है नजर? मेरे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये है जी क्या? शोरूम। क्या है बच्चों? इधर देखो। अब आप कहेंगे सर लैंड एंड बिल्डिंग को लैदा कर दें। देखो मेरी बात सुनो, जब ज्यादा चीजें आ रही हो ना, तो आप इकट्ठा लिख दें, कोई मसला नहीं है। जब सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग हो नोड के अंदर, फिर लैदा करना सही है। अब नोड बहुत बड़ा बन जाएगा, पर्चे में इतना टाइम नहीं होता। अगर तो सिर्फ नोड में 2 चीजें आती, लैंड एंड बिल्डिंग, में लैदा कर देता। अभी भी जिसने करना है कर दे, मसला नहीं है। लैंड को लिखेंगे 40%, कितना आएगा भाई? 300 का 300 भाई, एक बिल्डिंग IAS 16 है, 300 का 40% 120 होगा, और बिल्डिंग कितना? 180। मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूं, 300 की एडिशन है। कितनी है बच्चों? एडिशन। अब मुझे बताओ, जब मैंने डेप्रीशिएट करना है 180 की बेस पे करूंगा। 180 रेजिडुअल वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय लाइफ 15 साल है ना, मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन। बताएं कैसे है? ये देखो इधर देखो बच्चों, इधर देखो, 300 मल्टीप्लाई बाय 60%, या मैं इस तरह ना लिख दूं डायरेक्ट 180, समझ जाओगे, माइनस डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये आ जाएगी मेरे भाई? आ जाएगी बच्चों? अच्छा इधर तक आ जाएगी सर। आगे मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं है इसमें। सर आप इधर आए, इधर आ जाए, इधर बताएं जी, ये कॉस्ट मॉडल है, ये आ जाएगा 300। ये डिब्बे का जवाब कितना आएगा बच्चों? ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, ये इधर आए जी, इधर आ जाएगा जी 9,
और इधर आ जाएगा जी 290। इधर मुझे बताएं मॉडल कौन सा, इधर बताएं बच्चों। लेकिन एक बात रह गई अभी भी, एक बात रह गई अभी भी सर जी। अब मैंने कहा था, जब मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, मैंने कहा एक एंट्री बच्चे भूलेंगे, फेयर वैल्यू अपडेट करने वाली। यार ये ना भूलना, ये मुफ्त का नंबर है एक, मुफ्त का नंबर है एक। सर जी 600 रुपया है एडिशन, क्या है पढ़े जरा, तवज्जो से पढ़ना है। कहता जी ऑन 1 मार्च 2 शोरूम्स वर गिवन ऑन मंथली रेंट ऑफ 4। अब ये देखें, वो हमने एक नोट बनाना होता है ना 10.2 वाला, लीज रेंटल्स अर्न्ड। अब तवज्जो से बात सुननी है, रेंट पे कब दिए 1 मार्च यार, लेकिन ये 1 अक्टूबर से IS 40 है, इस पे कंफ्यूज ना होना। वो तो हमारा मसला है ना, 6-7 महीने कोई आया ही नहीं है उधर किराएदार। मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, 4 महीने, एक महीने का रेंट कितना, और बच्चों मल्टीप्लाई बाय आपने कर देना है, बोलो शाबाश, 2 से। 2 शोरूम है, क्या है 2, ये गलती है ना। एक महीने का रेंट 4 मिलियन, महीने कितने हैं 4, मल्टीप्लाई बाय शोरूम कितने हैं 2। 10 पहले आया था पिछले वाले का, उसमें ये ऐड कर दें, कितना आता है ये 32 आएगा बच्चे। अच्छा नहीं द 2 हाँ सही है सही है सही है सही है भाई, 2 नहीं करना, 2 शोरूम्स 2 हैं, दोनों की इकट्ठी बताइए। हाँ सही है, ये 16 ही आएगा, 16 आएगा, 32 नहीं आएगा। सही लिखा 100%, ये समझ आया। अगली बात आप समझने वाली इधर है, देखो फेयर वैल्यू अपडेट करनी है आपने। द फेयर वैल्यू इधर इधर भाई इधर ऑफ ईच शोरूम इंक्रीजिंग बाय, हाँ इधर इधर 3 मिलियन है ना, इंक्रीजिंग बाय 3 मिलियन ईच मंथ। अब देखो, आप बच्चे गलती करेंगे यार, मुझे बताओ रेंट पे हमने दिया 1 मार्च पे यार, लेकिन ये IS 40 में यार्ड कब आ गया था 1 अक्टूबर पे, 9 महीने मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई एक महीने की फेयर वैल्यू कितनी ज्यादा 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, और शोरूम्स कितने हैं इधर देखो, इसमें फर्क, इधर ईच लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा 54 शायद, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में 54 ऐड कर दो। जिनके पास किताब है ना पिछली अटेम्प्ट वाली, उसमें मेरा ख्याल मसला नहीं, जिसके बाद उससे भी पिछली अटेम्प्ट वाली है उसका सोल्यूशन सही नहीं है, वो सही कर लो शाबाश। ये मुझे अच्छी तरह याद है, ये पिछली दफा सही करवाया था, इस दफा नहीं। कर लें सही कर लें, जिसके बाद पिछली नहीं उससे भी पिछली अटेम्प्ट की किताब है, वो सोल्यूशन सही कर लो जी मेरे भाई, वो कर लें सोल्यूशन जो बताया वो, ये हो जाएगा। उधर मुझे बताएं अब क्या लिखना पड़ेगा आपको, फेयर वैल्यू मॉडल, सही है ना, और बाकी उसमें 10.2 आपने अपडेट कर दिया, 10.3 की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है मेरे भाई जिसकी, बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू में मसला हो, तो यही आपका जवाब है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बनाने की जरूरत नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, टर्म टेस्ट में ना, टर्म टेस्ट में उसकी डिस्कशन में ना हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, वो आज टाइम मिला है डिस्कस करने का, सही है ना। वो सारे पहले एक दफ़ा गनू क्रैश वाला डिस्कस हुआ था, फिर उसके बाद वो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद आज ये चौथा रह गया, ये सारी एक ही वीडियो बना के आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे प्लीज आइएगा। ये था बोरोइंग कॉस्ट वाला, कौन सा, क्या था, कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग। अब थोड़ा बोरोइंग कॉस्ट को जरा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। बोरोइंग कॉस्ट में क्या आता है, जरा शाबाश जरा सोच के बताना है। उसका फॉर्मेट बनता है ना, लोन प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट ऑन, अभी आपको याद नहीं होगा शायद, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन लेस उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, ये चीजें आती हैं। ऐसे ही है सर जी, मैं रिवाइज मजीद भी करवा देता हूं बच्चों। वो वाला हिस्सा जिसमें सस्पेंशन रुक जाती है और वो क्या होती है बच्चों, अनयूजुअल होती है, तो बच्चों हम उसके इंटरेस्ट को और उसकी जो सेविंग आती है इंटरेस्ट पे स्पेसिफिक वाली, सही है, उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते हैं। और जो जनरल लोन है उसकी सेविंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कैपिटलाइज करने का, हाँ उसका जो इंटरेस्ट है उतने महीने का इंटरेस्ट भी हम कैपिटलाइज नहीं करते। हाँ एक चीज छोटी सी बच्चों ये है, अगर काम रुक गया
और वो पार्ट था प्रोजेक्ट का, तो बच्चों उससे हम ना नॉर्मली कैपिटलाइज करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है वो हमें स्टेटमेंट ऐसी देता है, बताता नहीं है ये सस्पेंशन यूजुअल है अनयूजुअल है, बताता नहीं है बताता नहीं है बताता नहीं है, फिर क्या करना पड़ता है? अगर साथ लफ्ज लिखा होना, नहीं फिर अनयूजुअल लेते हैं, अनयूजुअल लेते हैं ना, अगर नाम बताया हो तो फिर हम ना अनयूजुअल लेते हैं, कैपिटलाइज नहीं करते। लेकिन अगर लफ्ज ये लिखा हो काम रुक गया लेकिन एडमिन नेचर का काम चलता रहा, तो ये मैंने बताया था आपको, तो मैंने कहा आपको बताया था, ये मैंने कहा था इसका मतलब ये होता है वो प्रोजेक्ट का पार्ट है। उसने लफ्ज तो नहीं लिखे उधर यूजुअल नॉर्मल इस तरह के लफ्ज तो नहीं लिखे, लेकिन आपने नोयत को देखना होता है। बच्चों काम रुक गया लेकिन एडमिन नेचर का काम स्टिल कंटिन्यू, इसका मतलब होता है वो प्रोजेक्ट का पार्ट था कि यार इतने दिनों के लिए काम रुकेगा और हम क्या उसका नाम है ये छोटे मोटे काम जो है ना ये कर लेंगे। भाई बात समझे हैं ये नहीं, ये यूजुअल सस्पेंशन है, क्या है, इसको हम कभी भी माइनस नहीं करते बल्कि कैपिटलाइज होता रहेगा। ये अब मुझे नहीं पता आपको याद है ये नहीं, मैंने पॉइंट बताया, आपको उर्दू में नोट भी करवाया था, घर जाके आपने इस पॉइंट को पढ़ लेना है। अभी मुझे पता नहीं याद होगा, शायद कुछ बच्चों को याद हो कुछ को ना याद हो, जिनको याद है शाबाश। अच्छा जी, जिनको नहीं याद तो हाँ वो क्या उसका नाम, बादाम के साथ साथ नजरों की हिफाजत बहुत जरूरी है। और अच्छा इधर देखो, हाँ एक और बात भी थी बच्चों, एक और बात भी है, आपको वो भी याद होना चाहिए सुहेब, वो कहां से हमने कैपिटलाइज करना शुरू करना है, वो तीन चीजें अगर ना, अच्छा देखो ये ना इससे परेशान नहीं होना, इससे परेशान नहीं होना कि सर देखे ना वो हमें कहाँ चीजें, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप मुझे एज इट इज रट्टा लगा के बताएं क्या क्या बताया था, मैं कह रहा हूँ मैं लिंक करवा रहा हूँ। यही तो फायदा होता है कि क्या उसका नाम है सवालों को तोड़ तोड़ के करवाने का। जब आप थोड़ा आगे जाएंगे ये सवाल करेंगे फलां टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, आज घर जाके तसल्ली से, अब मैंने रिवाइज करवाया ना, तसल्ली से घर जाके देख लीजिएगा, बोरोइंग कॉस्ट इंशाल्लाह आपकी रिवाइज हो जाएगी, सही है ना। इसमें क्राइटेरिया था बच्चों स्पेसिफिक लोन को कैपिटलाइज करने का, लेटर ऑफ वाला, लोन ऑब्टेन्ड, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, और शाबाश फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट। इधर मैंने एक बात बहुत बारहा आपको याद दिलाई थी, बच्चे गलती करते हैं वो कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन पेमेंट है यही फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है जी, यही फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट भी है। मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था भाई देयर इज द पॉसिबिलिटी कि कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ना परमिट फी वगैरह देनी पड़े, इसके लिए हमने क्वेश्चन भी किया था शायद, ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक का शायद सवाल था कोई, अगर मैं भूल नहीं रहा, आखिरी वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन बैंक का, शायद क्वेश्चन बैंक का था मुझे याद है। और सही है ना, उसमें गवर्नमेंट को कुछ अथॉरिटीज को कुछ पैसे वगैरह देने पड़ने थे, तो भाई वो भी परमिट फी भी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट है, याद रखनी है ये वाली बातें आपने। अब आप इधर आए, चले माशाल्लाह तीन चीजें कहता जी, कमेंसमेंट कब शुरू हुई बच्चे बोलो शाबाश, 1 जैन पे, पहली पेमेंट कब है 1 फेब पे, और लेकिन आपने देखना जी लोन कब लिया, वो नीचे आके देखें वो 1 जैन पे है। लेकिन मुझे बताएं लेटर क्या है इन तीनों में से, फर्स्ट बोलो शाबाश 1 फेब है। और मैंने आपसे एक और भी अर्ज की थी, सारे इंशाल्लाह रूल रिवाइज हो जाने हैं। इधर आपसे ये भी अर्ज की थी, अगर किसी लोन के बारे में नहीं बताया कि ये स्पेसिफिक है या जनरल है, और वो लोन हमारे वाले, ये उर्दू में बातें लिखवाई थी, और वो हमारे वाले साल में आ रहा, वो स्पेसिफिक है, आहा 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 शाबाश शाबाश वेल डन शाबाश, छा छू गए हैं। ये 17% लॉन्ग टर्म लोन है, क्या है बच्चों, सर जी इधर आए, आप इधर देखो, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। सर हमने इसे कैपिटलाइज करना है, क्या करना है, कैपिटलाइज, 1 फेब से पकड़ना है इसे, और जब तक प्रोजेक्ट सीज नहीं हो जाता, अब सीडेशन ढूंढो सवाल में, कहता वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2023, ओके सर जी, 250 मल्टीप्लाई बाय इसका सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है तो सही, इधर ये देखो सोल्यूशन, कहता 250 मल्टीप्लाई बाय 17% जो उसका रेट है, मल्टीप्लाई बाय 10/12, ओके सर जी, ये आ जाएगा 35 पॉइंट, ये आ जाएगा, ओके सर भाई, ओके है भाई। अच्छा ये तो हो गया सर जी ये, अच्छा अब आप इधर देखें भाई, अच्छा और ना आपने टेबल भी बनाना तो होता है, वो आपको पता है ना, स्पेसिफिक लोन, पहले लोन कितने का आया 250 का, और भैया 200 की आपने क्या कर दी, बोले शाबाश पेमेंट कर दी। ये जो 1 महीना लोन विला पड़ा रहा, आपने तो कैपिटलाइज ही 1 फेब से किया, ये तो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, इसके जो सेविंग होगी। अच्छा अब देखें उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ, अगली पेमेंट है जी 350 की, और वो किस तारीख पे है, बोले शाबाश
और वो 1 अप्रैल पे है, यानी अब 50 मिलियन मेरे पास बचे होंगे ना 250 के लोन में से। फेब और मार्च 2 महीने मैंने इन्वेस्ट किया होगा, इससे क्या किया होगा, 2 महीने इन्वेस्ट भी किया होगा, और हम क्या किया होगा, याद रख रहे हैं। अभी सोल्यूशन इंशाल्लाह देख लेंगे आप, 2 महीने की इन्वेस्टमेंट इनकम भी आनी है। आगे पेमेंट है 350 की, कितने की भाई, आपने क्या किया, राइट शेयर्स किए जी इशू 300 के। अब देखें 50 बैलेंस बचा हुआ था, किसका बच्चों बोलो, स्पेसिफिक लोन का, और 300 के राइट शेयर्स, तो ये इधर से पेमेंट आपने पूरी कर ली। ओके सर जी, ओके सर। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, कहता 1 सितंबर पे फिर दोबारा पेमेंट 180 की है। अब हमारे पास ना देखो, हमारे पास अब पैसे खत्म हो गए हैं, अब दोबारा लोन आया होगा 1 अगस्त 2023 पे, और ये भी हमारे वाले साल में आया 340 का, कितने का, 1 अगस्त पे आया। और पेमेंट कब है बच्चों, 1 सितंबर। एक महीना ये वेला पड़ा होगा हमारे पास बैलेंस, ये भी सेविंग 1 महीने की आएगी, 1 महीने की सेविंग इसमें से आ जाएगी। सही है सर जी जी, किस में से, इसमें से तो 2 महीने की मैंने बता दी है ना, है राइट शेयर्स। यार कभी मुझे बताओ, अल्लाह के बंदो ये बोरोइंग कॉस्ट है, पहले ये बताओ, ओए गोंगलुओ। और राइट शेयर्स भैया, राइट शेयर्स पे इंटरेस्ट आता है कभी, जब इंटरेस्ट नहीं आता तो उसकी सेविंग को इधर कैपिटलाइज क्यों कर रहे हो, ये तो प्रॉफिट और लॉस में जानी है डियर। आहो अच्छा, अल्लाह के बंदो ये ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ने आज आपने घर जाके, ना तो डाउन पेमेंट क्या उसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट है, ना तो बोरोइंग है, ना क्या उसका नाम है राइट शेयर्स है, ना नॉर्मल शेयर्स हैं। और सही है, ये नीचे डिब्बा लिखा हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के 3 पॉइंट्स लिखने, पर्चा तो मेरा ही है, मेरा ख्याल है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के कसम से डिब्बे के नीचे 3 पॉइंट लिखे हैं, पढ़ लो जाके, अभी पढ़ लो, नोट लिखा हुआ है जी। अच्छा इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो ना, इधर देखो जी, इधर देखो, ये 340 इन्वेस्ट रहे होंगे। अच्छा फिर मेरे भाई 340 में से 180 की पेमेंट है, तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगा 160, कितना बच्चों। अच्छा अब बच्चों 160 हमारे पास बचे होंगे किस तारीख पे बोलो शाबाश, 1 सितंबर पे। सितंबर और अक्टूबर 2 महीने फिर ये इन्वेस्ट रहा होगा 160। ओके सर जी, इधर आए जरा, हाँ 3 महीने, 3 हो गए ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर। अच्छा इधर देखें, कहता सरप्लस फंड जो है ना राइट शेयर्स के और लोन के, कहता सेविंग अकाउंट में आपने इन्वेस्ट किए। भाई राइट शेयर्स वाले तो कैपिटलाइज नहीं करने, हाँ उसमें चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम में चले जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस में। कहता कंस्ट्रक्शन वर्क सस्पेंड हुआ 1 जुलाई से 31 जुलाई। कहता हाउएवर सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिन वर्क चलता रहा जुलाई में। तो मुझे बताएं ये नॉर्मल सस्पेंशन है या ये इसको माइनस करने की जरूरत, ठीक है भैया। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी पास पेपर में आया हुआ है, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था जिसमें ये लफ्ज लिखे हुए थे एज इट इज। अच्छा अब आप आ जाओ बच्चों इधर, ये क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल यकीन करने सवाल नहीं था, आसान नंबर देने वाला क्वेश्चन था ये। इधर देखें, अब आप इधर देखें, एक तो बच्चों आपने क्या किया होगा, ये इंटरेस्ट आपने कैपिटलाइज किया होगा, फिर दूसरा लोन आया, वो आया था बच्चों कि कब, 1 अगस्त पे। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने वो आपने कैपिटलाइज किया। इसे वेटेड एवरेज नहीं कर देना, ये जनरल लोन नहीं है भाईजान, कदरदान मेहरबान। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम, ये 50 मिलियन मैंने पहले वाली आपको बताई, 250 का लोन था, 200 की आपने पेमेंट की होगी, 50 बचा होगा, वो ऐसे ही है ना, 2 महीने। अगली थी कब बच्चों, 1 अप्रैल पे। फिर उसके बाद बच्चों आपने 1 अगस्त पे लोन लिया होगा 340 का, और 1 सितंबर पे पेमेंट है, तो 340 ये आपके पास पड़ा हुआ। फिर जब आपने 340 में से 180 की पेमेंट कर दी तो पीछे बचा होगा 160। अभी आपको लग रहा है जुबानी जुबानी, जब सामने आपके ये पेज होगा ना तब आपको इंशाल्लाह सारी चीजें ऐसे समझ आ रही होंगी। फिर 160, और आपने ही मुझे बताया सर सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3/12। ओके सर, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। चले ठीक है जी, सुहेर भाई गनू कैश लिमिटेड वाला सवाल, और इससे पहले 2 क्वेश्चन इधर ही डिस्कस हुए थे, हमने होल्ड किए हुए थे, वो इनको दिए नहीं थे डिस्कशन के लिए। और ये वाला पार्ट जो है, ये तीनों अटैच करके इनको दे दें एक वीडियो का लिंक बना के, और ये सोल्यूशन को सेंड कर दिया करें फौरन मार्किंग स्कीम के साथ बच्चों को, और ऑनलाइन वाले के लिए भी अटैच कर दिया करें। इलेक्ट्रॉनिक मोड भी, सोल्यूशन भी ग्रुप श्रुप में भी सेंड कर दिया करें, इनको बच्चों को चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कोई टेस्ट डिस्कस नहीं करना, बस नहीं आसान तो थे, डिस्कस तो फिर भी करने हैं ना। चले फिर मंडे को करने, चलें ठीक है बच्चों, फिर इजाजत दी, अल्लाह हाफिज।